हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट। लास्ट सेशन में हमने इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी। जो इंडियन जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट तो है लेकिन इसको बहुत बड़ा थ्रेट है। थ्रेट वो कैसा है, किस नेचर का है, जिसको हम लिमिटेशंस ऑफ इंडियन जुडिशरी भी कह सकते हैं, इसकी इंडिपेंडेंस के क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं। तो इस तरह बहुत से फैक्टर हैं जो फैक्टर डिफाइन करते हैं जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फर्स्ट वन इज डिले इन गेटिंग जस्टिस, मीनिंग हम कहते हैं कि हमारी जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट तो है, साथ में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि इसकी प्रॉब्लम है जो आम लोग हैं इनको जस्टिस बहुत लेट मिलता है। जैसे कहते हैं ना, जस्टिस डिले ये जस्टिस डिनाइड। तो हमको अगर 20 साल बाद 25 साल बाद जस्टिस मिलता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इंडियन केस में ऐसा ही है, हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी बहुत फास्टली जितने भी केसेस है इनको निपटा नहीं पा रही है। तो जो हमारे देश में पेंडिंग केसेस हैं जिसकी लिस्ट बहुत ही बड़ी है, एज ऑन जुलाई 2023 इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है वो क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट है इसमें 69,766 केसेस पेंडिंग है। तो इतने केसेस को कितना ही टाइम लग जाएगा। देन हाई कोर्ट्स हैं, इनमें तो लैक्स में है, 60 लाख केसेस हैं वो हैं। एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनमें 4.41 करोड़ केसेस हैं जो पेंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट में थाउजेंड्स में है, हाई कोर्ट्स में लैक्स में है, तो इससे भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, लोअर कोर्ट्स होती है, तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, इनमें 4.41 करोड़ केसेस है वो पेंडिंग है। अगर इतने ही केसेस पेंडिंग है तो इन पेंडिंग केसेस को कब डिस्पोज किया जाएगा? तो इसमें जस्टिस बहुत ही डिले हो जाता है। तो जो सोर्स है किससे लिया गया है, इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये डाटा इसने प्रोवाइड कराया है। तो ये डाटा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये डिफाइन करता है कि इंडियन लोगों को, आम लोगों को जस्टिस बहुत ही लेट मिलता है। नंबर 2, एक्सपेंसिव जस्टिस। हमारी कंट्री में जो जस्टिस है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। आम लोग क्या करते हैं, जो केसेस हैं केस करने को मना करते हैं। कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं लोग कहते हैं कोर्ट कचहरी के धक्के क्यों खाने हैं, क्योंकि अगर हम कोर्ट में जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, जस्टिस बहुत लेट मिलेगा और हो सकता है जितनी भी हमारी जमा पूंजी है, हमारी कैपिटल है, वो सभी के सभी केस में डिस्पोज हो जाए। इसीलिए लोग जस्टिस लेने से भी डरते हैं। देन कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आम लोग हैं जुडिशियल सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं। तो इसके जो लॉयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम केस करते हैं उनके मूव्स क्या हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं, आम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है जो भी लॉयर्स होते हैं वो बहुत जल्दी केस को डिस्पोज करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर केस जल्दी खत्म हो जाएगा इससे उनकी फीस कम मिलेगी। तो इतनी फीस को बढ़ाने के लिए वो केस में जितनी जब भी हेयरिंग आती है डेट के आगे डेट डालवाते रहते हैं। तो इस तरह आम लोग समझ नहीं पाते हैं। जो रूल्स हैं विटनेस के रिगार्डिंग वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमको जरूरत है रूल्स एंड रेगुलेशन को सिंपलीफाई करने की, जिससे आम लोग हैं वो भी इस जुडिशियल सिस्टम को समझ पाए। देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑन पॉलिटिकल बेसिस। जो जजेस हैं, जजेस की अपॉइंट क्या होती है, पॉलिटिकल बेसिस पर होती है। आप कहोगे नहीं, इसकी जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो करते हैं। तो जो अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट है तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो जजेस की आइडियोलॉजी है, जो सरकार है, सरकार जजेस की आइडियोलॉजी देखती है, जिससे उसकी आइडियोलॉजी मैच करती है उसी जज को बहुत टाइम अपॉइंट किया गया है। तो जो पॉलिटिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें फ्रंट पर दिखता कुछ है लेकिन जो फुल प्ले है बिहाइंड द सीन वो किसके द्वारा प्ले किया जाता है, पॉलिटिक्स के थ्रू ही प्ले किया जाता है। तो पॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। हम पॉलिटिक्स से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे लेकिन एक्चुअल में हो नहीं पा रहा है। एंड इसका एक हमें रिजल्ट मिलता है, वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी
इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। जो हमारी कंट्री में सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, हम इनको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। लेकिन 1973 में अजित नाथ राय हैं, इनको सीजीआई अपॉइंट किया गया। जबकि इनसे भी 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, वो बैठे थे, तो उन्होंने 3 सीनियर मोस्ट को सुपरसीड कर अजित नाथ राय हैं, इनको सीजीआई बनाया गया, जिसको हमारी हिस्ट्री में ब्लैकेस्ट डे ऑफ डेमोक्रेसी माना गया था, जिसमें ये कहा गया कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं, इनको सुपरसीड कोई कैसे कर सकता है। तो इन 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, जिसको पूरी कंट्री में बहुत ही ज्यादा डिसग्रेस किया गया था। एंड 1977 में 73 में जब बनते हैं, जब इनका टेन्योर पूरा हो जाता है, आफ्टर दैट 77 में अगेन जस्टिस एम.एच. बेग हैं, इनको जो इनके आगे एच.आर. खन्ना थे, उनको सुपरसीड कर मिस्टर बेग को सीजीआई बनाया गया। तो जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, इसको बहुत ही बार वायलेट किया गया है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर मान लो सीजीआई है, जो हमारे मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी रिमूवल हो गई है, जो फिर किसी वजह से जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और हमें टेम्परेरी बेसिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत है, इस केस में इनको प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकती हैं। लेकिन जब एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू कंसल्ट एनीबॉडी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजीआई। इवन के सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनको भी कंसल्ट नहीं किया जाता है। इस तरह तो ये हो गया कि जब भी एक्टिंग सीजीआई की अपॉइंटमेंट होगी, तो पॉलिटिक्स है वही अपना प्ले करती है। पॉलिटिक्स अपनी मर्जी से किसी को भी एक्टिंग सीजीआई बना देती है। तो इस तरह आगे जुडिशरी में पॉलिटिक्स के इंटरफेरेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 7, कंसिडरेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द जजेस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। हम कहते हैं सीजीआई में जब इसकी अपॉइंटमेंट है, पॉलिटिक्स इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन एक्चुअल में होता ही यही है। जो हमारी अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई होती है, उसकी आइडियोलॉजी ही देखी जाती है, उसकी थिंकिंग क्या है। अगर सेम गवर्नमेंट की थिंकिंग की सेम गवर्नमेंट है, वैसे ही कोई जज है, उसकी आइडियोलॉजी मैच करती है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करता है, तो उसी को सीजीआई बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं हमारी हिस्ट्री में कितनी ही एग्जांपल्स आई हैं, जब हम सीजीआई की अपॉइंटमेंट करते हैं तो पॉलिटिक्स क्या करती है, उस जज के आइडियोलॉजी को कंसीडर करती है। देन अपॉइंटमेंट ऑन हाई ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो जब भी सीजीआई है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद उनको कहीं भी और प्रैक्टिस करने का राइट नहीं है। अदरवाइज अगर हम कहीं सुप्रीम कोर्ट के कोई जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो अपने से लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वो कहीं भी आगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसका मीनिंग उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको भी वायलेट किया गया है। जितने भी जजेस हैं, इनको क्या करते हैं, हाई ऑफिस दे देते हैं, जैसे गवर्नर का दे दिया, एम्बेसडर का दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे 40th सीजीआई थे, इनको केरला का गवर्नर है वो अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरह जजेस हैं वो क्या कोशिश करते हैं, जो गवर्नमेंट है इससे अच्छे रिलेशंस हैं, इनको डेवलप कर। देन क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस बाय पॉलिटिशियंस। वैसे तो पार्लियामेंट में ये राइट नहीं है कि पॉलिटिशियंस हैं वो जजेस के कंडक्ट को डिस्कस करें, लेकिन वो क्रिटिसिज्म भी करते हैं। ऐसा ही 1967 के केस में हुआ था, जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था। इस केस में क्या था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए कहती है कि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिशियन कर्टेल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जिसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो इस तरह बहुत टाइम ऐसा हुआ है जब भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कोई डिसीजन होता है, वो पार्लियामेंट में बैठकर जजेस को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था 1969 में, उस टाइम भी जजेस है इनको क्रिटिसाइज किया गया था। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड पोजीशन ऑफ जुडिशरी। वैसे तो जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो बार बार इंटरफेयर करते हैं एंड वो बहुत ज्यादा
कोशिश करते हैं जुडिशरी है इसकी पोजीशन को हम कम कर सके, जुडिशरी को डाउनग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। देन जुडिशरी एंड करप्शन चार्जेस, वैसे तो हम कहते हैं हमारी जुडिशरी है इनमें कोई करप्ट नहीं होता है, जैसे जजेस हैं वो इम्पार्शियल होते हैं, लेकिन क्या होता है इनके ऊपर बहुत ही टाइम केसेस चार्ज किए गए हैं। तो जब गुजरात में क्या हुआ था, एक टाइम 177 जजेस को साथ में ही रिटायर कर दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। एंड इसके बाई साइड बहुत से जजेस हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं वो लगाए गए हैं। एंड लास्ट वन इज अगोनी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो जी फील करते हैं कि हम वीक हैं। उनकी अगोनी क्या है, जब वो अप्रैल 24, 2016 में एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर हैं वो कहते हैं कि बहुत ही हेल्पलेस है, जो भी जुडिशरी की पोजीशन है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, हमको इसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। He showed his worried about the position of the judiciary। तो इस तरह जो जुडिशरी की पोजीशन है, जब सीजीआई खुद कह रहे हैं जुडिशरी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मीनिंग क्या है, कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इस तरह हमको जरूरत है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमारे जजेस है, हमारे जुडिशरी है, इसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की जाए, क्योंकि हमारे जो जजेस है जे हमारे देश में न्याय है, न्याय लेकर आते हैं, जस्टिस देते हैं। आम लोगों का विश्वास है जुडिशरी पर ही होता है। एंड इसके लिए जो पॉलिटिशियन है इनको जजेस के काम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाया गया है और इसकी इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए पॉलिटिशियन को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी जजेस कहते हैं इनके अकॉर्डिंग वैसे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वैसे ही केसेस को डिस्पोज करना चाहिए, जिससे हमको जस्टिस अच्छे से मिल सकेगा, हमको चीफ और बहुत ही जल्दी जस्टिस मिल पाएगा, जिससे लोगों का फेथ है वो इंक्रीज हो जाता है। विद दिस हमारा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है कंप्लीट होते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।